हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोचने के लिए दिया था कि जिस वायर में करंट होता है, ठीक है, वो वायर क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है या नहीं। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल एक वायर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक मेटल वायर, तो इस मेटल वायर पे क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा? नहीं, ये अभी न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इसमें करंट आने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब इसमें देखो, न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। प्रोटॉन तो फ्लो करते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो मूव करने लग जाएंगे तो उनके मोशन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए मुझे बाहर से एडिशनल चार्ज नहीं लाना पड़ा, ठीक है। तो न्यूट्रल सिस्टम में ही बस जो ऑलरेडी चार्जेस हैं उनके मूवमेंट से ही करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसको चार्ज नहीं करना पड़ता। तो करंट कैरिंग वायर इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज कि जब आप पानी के फ्लो की बात करें तो पानी का फ्लो, हमारे पास ये पहला केस है, फर्स्ट केस। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखी गई है। अब मुझे बताओ कि इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या पानी अपने आप फ्लो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। सीधी सी ट्यूब में रखा हुआ पानी वहीं रहेगा, स्टैटिक रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। पर सेकंड केस में अगर इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लेफ्ट एंड पे मैं एक पानी का बड़ा सा रिजर्वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक पानी का कंटेनर यहाँ पर रख दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके पानी के प्रेशर की वजह से अब ये पानी मूव करने लगेगा, ठीक है। तो क्या ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से है? क्योंकि इस एंड पे प्रेशर हाई है, ठीक है, इस एंड पे प्रेशर लो है। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि वाटर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंस चाहिए था। हवा चलती है तो वो भी प्रेशर के डिफरेंस से चलती है। अगर हाँ देखो, इस तरह से प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट करना हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इस ट्यूब को सीधा रखने की बजाय इसको एक एंगल पे रख दो। तो एंगल पे क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगा पानी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उसको ड्राइविंग फोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो मूव करे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर हम बात करें कि व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी किसी तरह का प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए होता है? दे रिक्वायर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। ऊपर जो प्रेशर था वो कैसा था? मैकेनिकल प्रेशर था। तो यहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस इनको चाहिए, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो हमने वर्ड यूज किया, ये एक्चुअली क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जहां पर भी, मतलब अगर मेरे पास एक वायर है, इस वायर के इस एंड पे हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और दूसरे एंड पे, इसको ए ले लेते हैं, और बी एंड पे लो पोटेंशियल है, तो क्या होगा? हाई टू लो, इसके बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो जैसे ही किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप मूव करना स्टार्ट करेंगे और
उससे करंट डेवलप होगा। करंट हमेशा चलता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, ठीक है, याद रहेगा कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चलता है। जैसे पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ चलता है, तो करंट भी हाई से लो की तरफ चलेगा। अगर करंट की डायरेक्शन ए से बी है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी यहां पे, बता सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और करंट इधर मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब देखो, अब जब भी हम किसी भी एक सर्किट की बात कर रहे हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल जो है, दिस इज द केस 1। यहां पर मैंने एक पानी की ट्यूब लगाई। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये हाइट पे है और ये वाला पॉइंट लोअर है हाइट में। तो पानी अगर मैं यहां से डालना स्टार्ट करता हूं तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे तो आ जाएगा। मतलब आपकी अगर छत पे टैंकी रखी है पानी की तो वहां से पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। पर इस पानी को वापस ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, आपको मोटर लगानी पड़ती, पंप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मुझे पानी को इस सर्किट में लगातार मूविंग रखना है तो देखो, हाई से लो तो अपने आप आता है। तो हाई को आप मान लो एक तरह से हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट को ले लो लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो वो अपने आप आ जाएगा, पर लो से हाई ले जाने के लिए आपको यहां पे पंप लगाना पड़ा था, ठीक है। तो पंप से फिर से पानी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज एक इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में पंप की जगह क्या लगाते हैं हम? बैटरी, ओके। तो ये जो बैटरी है ये पंप का ही काम करती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव होगा और ये छोटी वाली डंडी है इसको नेगेटिव पोलैरिटी हम लिखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव मीन्स हाई, नेगेटिव मीन्स लो। देखो, ये वाला एंड जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे है। तो हाई से लो तो चार्ज अपने आप मूव करेगा, ठीक है। तो करंट चलेगा सिस्टम में। तो हाई से लो चार्ज अपने आप मूव करता है, पर यहां फिर लो से हाई भी तो जंप करवाना पड़ेगा ना। तो ये लो से हाई पे जंप करवाने के लिए, जैसे यहां पंप लगाया था, यहां पर बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क चाहिए वो करती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि बैटरी का पर्पस वैसा ही है जैसा कि एक पानी के सर्किट में पंप का काम है, वही यहां पर बैटरी का काम है, ठीक है। तो पानी को लो हाइट से, मतलब लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक ले जाने के लिए पंप चाहिए और चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होता है? वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। सर्किट का एक पार्ट है, ये सर्किट नहीं है, सर्किट तो क्लोज होगा, ये उसका एक पार्ट मैंने लिया। उस पार्ट में ये ए है और ये बी है, ओके। अब इन दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? इट इज द, मतलब सर्किट में ऑलरेडी करंट जा रहा है, ठीक है, आई करंट उसमें जा रहा है। तो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में, मतलब चार्ज यहां पर ए पे रखा था, उसको बी पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया वो उसका
पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो पोटेंशियल मीन्स कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितना वर्क किया। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है V, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज दैट इज Q। अब वर्क डन के SI यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। अगर मैं वर्क डन को 1 जूल लिख दूं और Q को 1 कूलम लिख दूं, ठीक है, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक सर्किट का पार्ट है, मैंने यहाँ से चला, ठीक है, मैंने क्या लिया? 1 कूलम चार्ज लिया। उस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ही मेरा 1 जूल वर्क लग गया। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझ लो कि आप कुछ सामान लेके चल रहे हो, यहाँ से आपने चला स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कुछ वर्क करना पड़ा, क्योंकि आप सामान जो उठा के चले हो वो भारी है। तो मैंने 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए A से B तक ले जाने में 1 जूल वर्क कर दिया। तो अगर 1 जूल वर्क कर दिया मैंने 1 कूलम चार्ज के लिए, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 वोल्ट का। ठीक है, फिर मैं और चलता गया आगे। अब मैं चार्ज को C तक ले आया। अब मेरा टोटल वर्क, स्टार्टिंग से गिन रहा हूँ मैं, टोटल वर्क A से लेके अब तक कितना हो गया? टोटल हो गया मेरे पास 4 जूल। ठीक है, टोटल मैंने 4 जूल वर्क किया। तो देखो यहाँ A से B तक मैंने 1 जूल किया था, तो मतलब B से C में जाने में मैंने 3 जूल वर्क किया होगा। ठीक है, तो 3 जूल्स वर्क पर यूनिट चार्ज, तो मतलब 3 वोल्ट। तो मतलब B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का है, और A से लेके C तक का टोटल कितना है? 4 वोल्ट का। ठीक है, और आगे लेता जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वोल्ट का मतलब क्या है? वोल्ट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ओके, तो दैट पार्ट इज क्लियर। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल 12.2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज है, 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करना है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो अभी आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। तो कैसे किया? देखिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल कितना दिया है? 12। तो 12 इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय 2 कूलम, तो इसलिए वर्क कितना आ जाएगा? 24। अब 24 क्या? वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। ठीक है, तो 24 जूल इज द वर्क डन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब कि 1 यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में 12 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो 2 कूलम के लिए 24, 3 कूलम के लिए 36, 4 कूलम के लिए 48। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस से हम क्रिएट कर रहे थे? बैटरी से। बैटरी का काम क्या था? एक साइड पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब हाई पोटेंशियल, और दूसरी तरफ नेगेटिव पोलैरिटी दैट इज लो पोटेंशियल जनरेट करना। ठीक है, सेकेंड इज what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। इसका मतलब ये होता है कि उन 2 पॉइंट्स के बीच
1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ थर्ड इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू अगर एक एक कूलम जा रहा है तो उसको कितना वर्क हम दे रहे हैं, कितनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो देखो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कितना है 1 कूलम, तो मतलब V इज इक्वल टू वर्क। तो मतलब 6 वोल्ट की बैटरी हर कूलम को 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए 6 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं क्लोज सर्किट, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। तो बैटरी आपको बता दिया मैंने, जो लंबी डंडी होती है दैट इज हाई पोलैरिटी पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव है। ठीक है, इट इज़ हाई इट इज़ लो, बस ये याद रखना है। ज़रूरी नहीं है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पोलैरिटी वाली बात हुई। ठीक है, पर मैं बोल दूं कि एक एंड 5 पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड 3 के पोटेंशियल पे है, तो ये हायर पोलैरिटी और ये लोअर पोलैरिटी है, तो इनके बीच में भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, बस डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन देखो, ये सिंगल बैटरी थी, अब 1 फिर 2 फिर 3, अब मैंने 3 बैटरीज को यहाँ पर सीरीज में लगा दिया है। और ध्यान देखना कि इन तीनों की पोलैरिटीज बराबर हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो अगर ये वाली बैटरी 5 वोल्ट की है, ठीक है, और ऐसी में 3 बैटरीज इकट्ठी लगाता हूं, तो इन तीनों बैटरी का जो रिजल्टेंट होगा वो 15 वोल्ट आएगा। मतलब जब आप बैटरीज को सेम पोलैरिटी में लगाते हो तो वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, पर अगर मैंने एक बैटरी ऐसे लगाई और अगली बैटरी उल्टा लगा दी, और ये मान लो 10 वोल्ट की थी और ये 4 वोल्ट की है, तो ये दोनों क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी में लगी हैं तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगी। तो ये 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा, तो नेट क्या बचेगा 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट किस डायरेक्शन में, बड़ी बैटरी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप फिर ये बोल सकते हो कि अब ये 6 वोल्ट की बैटरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बैटरीज को भी हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, सेम पोलैरिटी रखेंगे तो ऐड होंगे, ऑपोजिट रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट। फिर ओपन सर्किट में ये कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, इट मीन्स प्लग की है, मतलब की लगाने के लिए यहाँ पर गैप दिया हुआ है कि जब तक की नहीं लगेगी सर्किट यहाँ से ओपन रहेगा, तो करंट नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने की डाल दी, ठीक है ना, की डाल दी मतलब अब ये यहाँ से यहाँ तक लिंक बन गया और सर्किट क्लोज्ड है, अब इसमें करंट चलेगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। देन अ वायर ज्वाइंट, कि एक वायर ऐसे आ रही थी, एक वायर यहाँ से लाके आपने जोड़ दी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ज्वाइंट को बता रहा है। पर ये वाली वायर क्या है कि ये वायर नीचे से जा रही है और ये इसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बिजली के पोल से दूसरे पोल तक वायर जारी होती हैं, एक वायर यहाँ से जा रही है, एक वायर यहाँ से आ रही है, तो ये आपस में टच नहीं कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर जा रही होती हैं। तो जब ऊपर से क्रॉस कर रही हैं तो इस तरह से इसको मार्क करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये दोनों सिंबल्स हैं। और रेजिस्टर, रेजिस्टर का सिंबल ये है वेरिएबल रेजिस्टेंट और रियोस्टैट, कि जब रेजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये साइन बताता है कि दिस इज वेरिएबल या रियोस्टैट, इस तरह से। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे, अभी जस्ट सिंबल्स आपको याद करने हैं। और एमीटर कैपिटल ए से डिनोट होता है, एक साइड पॉजिटिव पोलैरिटी, एक साइड नेगेटिव। ये पॉजिटिव कहाँ होगा, जहाँ ये सेल के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा, सेल के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड पार्ट नेगेटिव पोलैरिटी। वोल्ट मीटर, बट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है
एमीटर किसको मेजर करता था? करंट को, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ओके, तो इतना बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है ये हमें एक क्वेश्चन से समझ आएगा। अब तक मैंने आपको बताया कि अगर किसी वायर में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसमें करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो। पर मुझे बताओ कि अगर ये ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा दूं तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कम कर दूं तब करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, और पड़ता भी है फ़र्क कि नहीं पड़ता? तो हमें फाइंड आउट करना है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड potential difference across a conductor and the current through it। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने या घटाने से उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। तो इसको अब हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। सो दिस इज द एक्टिविटी 12.1 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमने इस तरह का एक सर्किट सेटअप करना है। ठीक है, सर्किट में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले एक नाइक्रोम वायर है। ठीक है, नाइक्रोम वायर XY, ठीक है, इसकी लेंथ इन्होंने कहा है कि 0.5 मीटर। तो ये X से Y के बीच में ये जो नाइक्रोम वायर है ये इसकी लेंथ है 0.5 मीटर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इस XY के पैरेलल में लगाना है वोल्ट मीटर। हमेशा याद रखो, क्यों लगता है ये बात बाद में आपको समझ आएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, मतलब मैं X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेज़र करना चाहता हूँ तो मैं X और Y के पैरेलल में वोल्ट मीटर अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो करंट नॉर्मली यहाँ से जाएगा और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर। और एमीटर को हमेशा लगाते हैं सीरीज़ में, वोल्ट मीटर को हमेशा लगाते हैं पैरेलल में। क्लियर है? तो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, उसके आगे सीरीज में एमीटर लगा दिया, उसके आगे की लगा दी। अब की अभी तो लगी हुई है तो मतलब सर्किट क्लोज है, इसमें करंट चलना चाहिए। जब मैं की को हटा दूंगा तो करंट बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने 4 बैटरीज या सेल्स लगा रखे हैं, चारों 1.5 वोल्ट ईच। मतलब चारों बैटरीज का कितनी वोल्टेज है? 1.5 वोल्ट। ओके, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि पहले मैंने सर्किट को यहां पर कनेक्ट किया था। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये 3 बैटरीज यूज में नहीं थी, ये सर्किट से बाहर रह गई। ठीक है, तो मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने यहां से कनेक्ट किया तो सर्किट में सिर्फ यही बैटरी काम कर रही है। ओके, फिर अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं इसको तो अब ये दोनों बैटरीज मिलके 3 वोल्ट की टोटल बैटरी की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको तीसरी बैटरी के बाद जोड़ दूं यहाँ से तो 3 बैटरीज इकट्ठी काम करेंगी 4.5 वोल्ट, और अगर मैं यहाँ से जोड़ दूं तो 6 वोल्ट की टोटल बैटरी की तरह काम करेंगी। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट से जोड़ के हम देखेंगे कि जैसे हम 1 से 2 बैटरीज पे आए, वोल्टेज बढ़ी तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। ओके, तो सबसे पहला जो फर्स्ट आपका काम होगा दैट इज कि हम सिर्फ एक ही सेल को यूज करेंगे, एक ही बैटरी को। तो पोटेंशियल सबसे पहले कितना होगा? 1.5 वोल्ट।
ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं तो सर्किट में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा और करंट कुछ चलेगा। कितना करंट चला वो एमीटर की रीडिंग देख के आपको पता लगेगा। तो एमीटर की जो रीडिंग है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और V/I की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम आपने क्या किया, अब आपने दूसरी बैटरी को भी जोड़ दिया। तो आपने कनेक्शन यहाँ से हटा के यहाँ से कनेक्शन कर दिया। अब ये दो बैटरी इकट्ठा काम करेंगी 3 वोल्ट, ठीक है। तो 3 वोल्ट में कितना करंट आया एमीटर की रीडिंग नोट की, V/I की वैल्यू निकाली, फिर तीसरी बैटरी को भी ऐड कर लिया तो 4.5 वोल्ट और लास्ट में 6 वोल्ट। तो चारों रीडिंग्स आप लेके इसको क्या करोगे, प्लॉट करोगे, ठीक है। कहाँ प्लॉट करोगे, इस तरह के ग्राफ में कि जिसमें लेफ्ट साइड होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V और एक्स एक्सिस की तरफ होगा करंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1.5, उस पे कितना करंट आया, फिर 3 पे कितना आया, 4.5 पे, 6 पे। तो आप देखोगे कि जो आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको जब आप मिलाओगे वो सारे पॉइंट मिला के एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि V/I की जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। जब वोल्टेज 1.5 थी तो करंट की एक फिक्स वैल्यू थी, वोल्टेज को मैंने डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम इस ग्राफ में कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए करंट की एक फिक्स वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं डबल करूँगा तो करंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, और करूँगा और तो करंट उतने ही अमाउंट से बढ़ रहा है जितने अमाउंट से मैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर वोल्टेज 2 है और करंट मान लो 1 है तो ये रेशियो कितनी आएगी 2। वोल्टेज को मैं डबल करता हूँ, 4 कर देता हूँ तो करंट भी डबल हो जाएगा, करंट 2 हो जाएगा, तो अभी भी रेशियो 2 आई। वोल्टेज को मैं और बढ़ा देता हूँ, मान लो 8 कर देता हूँ, ठीक है, तो करंट यहाँ से बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, अभी भी रेशियो 2 ही आएगी। अब पॉइंट ये है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम तो ये लिख सकते हैं ना कि V = ये जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय करंट, कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, कि V को डबल किया तो I भी, करंट की वैल्यू भी डबल हो गई। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है ये हटाने के बाद ये जो कांस्टेंट आया इस कांस्टेंट को कहा गया था R। तो इक्वेशन बनी V = I × R। R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस, जिस पॉइंट, किस पॉइंट के बीच का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, एक्स और वाई के बीच में ना। तो एक्स और वाई के बीच में जब आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया, पोटेंशियल कितना था V, और एक्स और वाई के बीच का रेजिस्टेंस था R। तो R उन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस है जिनके बीच की आप वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास एक यहां पर आ गया कि V = IR, ओके। और ये किसने किया था, ये पूरा का पूरा जो काम था एक्सपेरिमेंट, ये 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ बिकॉज उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज रेजिस्टेंस। अब ये जो R है रेजिस्टेंस, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखेंगे। तो अब देखो R के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा कि उसी नाइक्रोम वायर के लिए हमने वोल्टेज चेंज की, करंट चेंज हुआ, R तो चेंज नहीं हुआ ना।
तो मतलब R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर, मतलब एक पर्टिकुलर वायर की, देखो ना हमने वायर की लेंथ चेंज की ना उसकी थिकनेस, मतलब उसी फिक्स्ड वायर के लिए जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जब तक आप टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करते, ठीक है, और उसकी लेंथ विड्थ को भी चेंज नहीं करते। तो R इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, किसका, नाइक्रोम वायर का, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए हम ये एक्टिविटी सॉल्व कर रहे थे। अब रेजिस्टेंस जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप V = IR लिखोगे, रेजिस्टेंस की एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने पे एक पर्टिकुलर करंट आता है। मान लो वोल्टेज मैंने फिक्स कर दी 10 पे, ठीक है, तो 10 = I × R। अगर R की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट को तो कम होना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मान लो करंट 5 था, रेजिस्टेंस 2 था, अगर रेजिस्टेंस 5 हो जाए तो करंट को तो 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 ही आना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसको कितने करंट को आने देना है और कितना नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हायर रेजिस्टेंस का मतलब कि वो करंट के फ्लो को ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है, तो हायर रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट कम हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट ज़्यादा इजीली फ्लो कर सकता है। ये ऐसे ही है कि यहाँ पे एक पाइप है पानी की, और यहाँ पर आपने एक उस पर टैप लगाया हुआ है, ठीक है, तो टैप को आप खोलते हो तो पानी ज़्यादा निकलता है, टैप को धीरे धीरे बंद करते हो तो पानी कम निकलता है। तो रेजिस्टेंस भी वैसा ही है कि वोल्टेज तो पीछे से कितना पानी छोड़ा है वो तो फिक्स है, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मतलब टैप को आपने थोड़ा बंद कर दिया तो करंट मतलब पानी यहाँ पे कम निकल रहा है, रेजिस्टेंस कम कर दिया, टैप को आपने खोल दिया तो पानी ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो दिस एनोलॉजी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करें कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, कि कितने करंट को रेजिस्ट करना है, तो R = V/I। अब इसका जो SI यूनिट है दैट इज ओम, और इसको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम, ओके। तो 1 ओम कितना हुआ, वोल्टेज जब 1 वोल्ट होगी और करंट I भी 1 एम्पियर होगा, तो जब 1 वोल्टेज के डिफरेंस पे या 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू 1 एम्पियर का करंट ही जा रहा हो तो मतलब रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड सुना था रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कब होता है और क्यों होता है। देखो कुछ केसेस में आपने तो इक्वेशन पढ़ ली कि V = IR, सेल मैंने 4 वोल्ट का लगाया, 6 वोल्ट का लगाया तो वोल्टेज फिक्स हो गई। मान लो मैं करंट को बढ़ाना चाह रहा हूँ सर्किट में या घटाना चाह रहा हूँ, पर सेल मैंने चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, R को चेंज करूँगा ना, R बढ़ा दूंगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो किसी भी सर्किट में बिना वोल्टेज चेंज किए अगर मुझे करंट को चेंज करना है तो मुझे रेजिस्टेंस को वेरी करना पड़ेगा, तो वहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस काम आता है, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या डिवाइस होती है रियोस्टैट, ओके। तो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। तो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे 12.2, ठीक है, और इससे भी देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं। देखो, टेक अ नाइक्रोम वायर, एक टॉर्च बल्ब और एक 10 वॉट का बल्ब। तो ये 3 चीज़ें हमने ले ली। एक एमीटर लेना है जो 0 से 5 एम्पियर का करंट नाप सके, ठीक है, एम्पियर की भी रेंज होती है, ठीक है ना, जैसे 1 लीटर का कैन होगा आपके पास तो उसमें 1 ही लीटर तक पानी आ सकता है ना, तो उसमें 500 ml का भी आप नाप सकते हो, 600 भी, 700 भी, पर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं। तो एमीटर की भी रेंजेस होती हैं। तो अभी हमें 0 से 5 एम्पियर का एमीटर चाहिए, एक प्लग चाहिए, मतलब प्लग की और सम वायर्स। तो इस तरह का सर्किट हमें बना दिया, सीरीज़ में एमीटर लगा दिया,
एक्स वाई के बीच में हमने क्या कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस को, नाइक्रोम वायर को, ठीक है, बाद में करेंगे। तो पहले एक्स वाई के बीच में गैप छोड़ दो, एमीटर लगा दो, यहाँ पर हमने सेल लगा दिए, फिर कितने हैं 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, हर एक सेल 1.5 वोल्ट का है। तो टोटल देखो सारे सीरीज में है तो 1.5 इंटू 4 दैट इज टोटल 6 वोल्ट का अरेंजमेंट है, ठीक है, की हमने यहाँ लगा दी। अब नाउ कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर, तो यहाँ पर अब हमने नाइक्रोम वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये जो वायर थी, सर्किट कंप्लीट हो गया। प्लग द की, तो की लगा दी, अब इसमें करंट चलना स्टार्ट हो गया। नोट डाउन द एमीटर, तो देखो वोल्टेज तो तुम्हें फिक्स है, नाइक्रोम वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट आएगा, ठीक है। तो ये करंट कितना आया मेजर किया, तो एमीटर की रीडिंग, उसके बाद की निकाल लो, सर्किट ओपन हो गया, करंट बंद हो गया, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर को हटा के अब लगाना है आपने, रिपीट द अबव स्टेप विद 10 वोल्ट बल्ब, तो 10 वॉट का ये जो बल्ब है इसको यहाँ पर आपने लगा दिया, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा शायद, तो वोल्टेज उतनी ही है, तो करंट को अब आपने मेजर किया तो देखा कि शायद करंट चेंज हो गया। तो आर द एमीटर रीडिंग्स डिफरेंट, तो क्या करंट की रीडिंग चेंज हो रही है जब आपने नाइक्रोम वायर हटा के ये बल्ब लगाया था, ठीक है, हो रही है तो उसको भी नोट डाउन करो। फिर तीसरी बार ये बल्ब भी हटा दो, टॉर्च बल्ब लगाओ। तो ये 3 जो एक्टिविटी करके आपको पता चलेगा कि तीनों के केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो शायद डिफरेंट थी, इसीलिए करंट तीनों में डिफरेंट आया, ठीक है। तो आई की डिफरेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि तीनों का जो रेजिस्टेंस है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट indicate that resistance is different for wire, bulb and टॉर्च बल्ब। तो तीनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि तीनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो अलग अलग मटेरियल का करंट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अगर आप स्टील की वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, नाइक्रोम का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, सिल्वर का कुछ और होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब जब एक कंडक्टर में, मान लो ये वायर है, किसी की भी वायर हो सकती है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट को रेजिस्टेंस मिलता है। किससे मिलता है? एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रांगली करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, कम स्ट्रांगली करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमता रहेगा। तो कौन सा मटेरियल कितनी अट्रैक्शन देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बेस पे उनका मोशन कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है वो डिफाइन होगा। तो उसी के बेस पे रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। तो 3 वर्ड्स हम अगर हम नॉर्मल देखें, कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्टर का मतलब नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टर का मतलब कि वो कंडक्ट कर रहा है, वो करंट को आने दे रहा है। तो स्टील की वायर है या कोई भी मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, कंडक्टर का मतलब है लो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट तो करेगा पर फिर भी आने देगा, उसको बोलते हैं कंडक्टर। रेजिस्टर का मतलब है वही कंडक्टर विद अ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, कि कंडक्ट तो कर रहा है पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टर का मतलब होता है ये दोनों ही मेटल वायर होंगी, कंडक्टर भी और रेजिस्टर भी, बस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कंडक्टर का कम होता है। इंसुलेटर का होता है वेरी हाई, ठीक है। जैसे वुड है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि आने नहीं देना,
करंट को बिल्कुल भी नहीं आने देना। तो तीनों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनकी अलग अलग आर की वैल्यूज से। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस कि किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कि अगर हम उस वायर की लेंथ बढ़ा दें, थिकनेस बढ़ा दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।